तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 26वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 25 मॉक टेस्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके 1 बाय 1 करके उसको देख लो। इसमें टोटल 75 प्रश्न हैं जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पे आधारित है। देखो ये तो 7:30 बजे अपलोड कर दिया जाता है और पीडीएफ के लिए आपको या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, ये लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको पहले खुद से ट्राई करना है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो देखो, संगम साहित्य के जो संरक्षक थे वो थे पांडे थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री थी वो सूरत में। अगला प्रश्न है, स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये मार्ग निर्देश का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तटों से, ये तट नहीं तटों से होगा, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? इसको महाद्वीपीय कगार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। चलो हम लोग कुछ उपकरण से देखते हैं और उनके काम देखते हैं। सबसे पहला है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से क्या करते हैं? तो घूमती हुई वस्तुओं की गति। स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज से क्या है? बारीक तारों का व्यास मापने के काम आता है। मैनोमीटर गैस का दाब। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। क्रोनोमीटर जलयान में समय ज्ञात करने में। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को। स्फेरोमीटर गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या। और बिस्कोमीटर श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला ये सब उपकरण है। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का जिसको टाका कहते थे किसने चलाया था? तो देखो, चांदी का सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था जिसको टाका बोलते थे। इसने एक और सिक्का चलवाया था तांबा का सिक्का जिसको जीतल बोला जाता था। और इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था, यानी वैलिड सुल्तान था, वैध सुल्तान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे घना देश है। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कमानी तुलना किस सिद्धांत पर काम करती है? तो आप लोग इसको देखे होंगे, आपके घर में जब गैस सिलेंडर आता है, जो डिलीवरी बॉय आता हुआ ऐसा एक तराजू लेके आता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है, जितना केजी होता है उस नंबर, जैसे इधर है 1 केजी 2 केजी 5 केजी 7 10 ऐसे है, जितना केजी होता है उस नंबर पे आके अटक जाता है। इसी को कमानी तुला बोलते हैं। ये किस नियम पे काम करता है? ये हुक के नियम पे काम करता है और याद करना बहुत आसान है। कमानी तुला में क्या है? एक लटकाने वाला है और लटकाने वाला को क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। इससे आप लोग याद रखो, हुक के नियम पे। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? तो उर्वरक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग होता है। और कैल्शियम से क्या है? लवण के रूप में अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा? ये लाल चिट्टी, रेड एंट्स, देख लो ये लाल चिट्टी है। याद होगा बचपन, ठीक है, जब एक बार काट लेती थी तो मम्मी मम्मी बोल के मम्मी के गोदी में चले जाते थे तुम सब। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो जो फास्फोरस का श्वेत फास्फोरस है ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 है, ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। और बात करें तो अनुच्छेद 17 ये क्या है? अनटचेबिलिटी। और 19 किससे संबंधित है? तो वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है,
किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो ये कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके कार्यकाल में दो चीज हुआ था, एक तो जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, दूसरा ट्रांसफर हुआ था राजधानी, और बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कैंसिल हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद की निम्नलिखित अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य प्रकलन समिति में नहीं होते हैं। प्रकलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 किससे? लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति क्या होता है? इसमें दोनों से होते हैं, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा दो संस्थाओं या संगठन का स्थापना किया गया था। पहला इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, दूसरा आज़ाद हिंद फौज 1942 में। अब बात करें इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इसका स्थापना किसने किया था? तो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है? तो क्लोरोफिल नीली तथा लाल प्रकाश को। अगला प्रश्न है, स्पीकर के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऑप्शन बी, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो। देखो, बिल्कुल ये भी गलत है। क्यों? यह आवश्यक है कि वह किसी सदन का सदस्य हो। यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अगर पहले भी लोकसभा को भंग किया जाता है तो क्या होगा? वो स्पीकर के पद पे तब तक बने रहेंगे जब तक अगला इलेक्शन होकर के दूसरा जो स्पीकर नहीं चुन लिए जाते हैं। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की शपथ ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कितना 45वां अधिवेशन था, 1929 का रावी नदी के तट पे हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो कौन सा था? ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जिसको अखंडता बोलते हैं, ये तीनों जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि? यह है मस्तिष्क, ब्रेन की गतिविधि के लिए किया जाता है। बात करें अगर हार्ट के लिए सेम ऐसा यूज किया जाता है तो ईसीजी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ईईजी का इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान का 7वां अनुसूची में दी गई किस सूची से संबंधित है? तो देखो, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो किससे है? तो ये केंद्रीय यानी यूनियन लिस्ट में है। बात करें तो सीबीआई, रॉ, आईबी आदि केंद्र सरकार की गुप्तचर संस्थाएं हैं। और स्टेट लिस्ट में कितने हैं? तो टोटल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52। चलो अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कुल कितने संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र के हैं? तो उड़ीसा में टोटल कितने? तो उड़ीसा में टोटल 10, और लोकसभा की बात करें तो कितने? लोकसभा की 21। अगला प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? तो ये अहमदाबाद। और अहमदाबाद कौन सी नदी पे है? तो ये अहमदाबाद कौन सी नदी पे? साबरमती नदी पे है। और उस समय पहली बार महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल यानी अनशन किए थे, भूख हड़ताल किए थे। और 1918 में ही सूती वस्त्र ट्रेड यूनियन का बना था, जो पहला, समझो कि पहला कोई ट्रेड यूनियन था। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये सब बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है, दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन सहवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो इसको समयुग्मकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म के चुनिए। कीचुपुड़ी, कथक, भांगड़ा, पोंगल। देखो पोंगल क्या है, एक त्यौहार है और ये सब नृत्य है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? देखो नाइट्रोजन को जो प्रेरित करता है वो क्या है, वो बैक्टीरिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये देख लो शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी शुतुरमुर्ग ही होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। और सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? तो ये शैवाल का होता है। और सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल में क्या होता है? जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होता है। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान वगैरह चलता है जो कम दूरी का होता है। मध्य मंडल में क्या है? उल्का पिंड, मिटियोराइट्स का टुकड़ा जो बर्न होके आयन मंडल में जो छोड़ते हैं हम लोग, या आयन मंडल में क्या है? जो रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं। और बहिर्मंडल में क्या है? इसमें रेडियो तरंगे वगैरह, जो रेडियो सेटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं, उसमें टीवी सेटेलाइट छोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल को महाराजा प्रताप सिंह बनवाए थे। और ये गुलाबी सिटी जयपुर में, देख लो ये हवा महल है। अगला प्रश्न है, डांडिया डैश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? डांडिया किसकी? तो ये गुजरात की लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के केवलादेव घन राष्ट्रीय उद्यान को पहले डैश के नाम से बुलाया जाता था? किसके नाम से बुलाया जाता था? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से बुलाया जाता था। और इसमें साइबेरियन पक्षी सारस के लिए प्रसिद्ध था। देख लो यही साइबेरियन पक्षी सारस है जो साइबेरिया से चल के यहाँ पे आता था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। देख लो इस दोनों, इधर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इधर ही प्रशांत महासागर है। आपको इधर दिख गया एशिया का पोर्शन है। चलो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, चाणक्य को डैश के नाम से भी जाना जाता था? तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोलते थे। अगला प्रश्न है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन स्थल क्या है? तो 2020 का जो ओलंपिक होना था वो कहाँ? टोक्यो में होना था। फिलहाल ये अभी कैंसिल ही माना जा रहा है क्योंकि अब तक कोरोना की वजह से हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो सवाल उठता है कि 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो ये अम्बाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो कौन सा है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है? अमोनियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है NH4NO3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो सबसे कम गलनांक जेनॉन का होता है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। अगला प्रश्न है, शिव गुफा किस गुफा में स्थित है? शिव गुफा कहाँ पे? ये एलिफेंटा गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किसका? शनि का उपग्रह है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है या किया जा सकता है? तो ये श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। देखो अभी क्या है, एक प्रश्न बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है तो आप रोज 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 25 मॉक टेस्ट, ये 26वां मॉक टेस्ट है। जल्दी जल्दी लगाओ। हम लोग अभी से जब तक एग्जाम है तब तक मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप लोग पहले ही प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर देते हो और एग्जाम समय में मॉक टेस्ट लगाते हो। होता क्या है, मॉक टेस्ट की तरह आप लोग का दिमाग हो जाता है और जाके वहाँ पे लड्डू मार के आते हो। इसीलिए अभी मॉक टेस्ट लगाओ। एग्जाम से 10 दिन पहले हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है?
तो भारत का लघु संविधान 42वीं संविधान संशोधन को कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसमें इतने सारे चेंजेस, बदलाव कर दिए गए जिससे इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर और हम्पी के स्मारकों का समूह, इसका मिलान करना है। तो जल्दी मिलान करो आप लोग। देखो बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के तंजौर में है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में माउंट आबू पे है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। बात करें हम्पी का, तो हम्पी कर्नाटक में है और ये विजयनगर का कृत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? देखो 1 का बी, 2 का डी और 3 का ए किस में है? तो हो गया आपका सी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बात करें बक्सर का युद्ध, तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। हेक्टर मुनरो और तीन कंबाइंड सेना था, शाह शुजा, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। बात करें पानीपत का, तो पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी में 1526 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और चलो देखते हैं, इसको मैप से देखते हैं। देखो ये है आपका अल्पास, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अल्पास पर्वत है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और ये एंडीज पर्वत है, ये कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है। आप लोग देख लो, इसमें और पर्वत दिया गया, आप लोग उसको देखो पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किस में कोशिका भित्ति है? माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पीटिका रोग हो जाता है? तो किरीट पीटिका रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिएसियंस। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? तो जो प्रकाश की विद्युत प्रभाव है ये दिखाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो यूज है कीटाणुनाशक, कपड़ा एवं कागज के विरंजक में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? तो जो निकेल के कारण होने वाला रोग है वो निकेल के कारण जो होता है वो कौन सा रोग होता है? ये होता है त्वचा रोग। अगला प्रश्न है, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को आधा कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो नया प्रतिरोध निकालने के लिए क्या होता है? n² गुने पुराना प्रतिरोध। यानी n² क्या है? आप कितना टुकड़ा उसको कर रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं, तो आधा का स्क्वायर करना पड़ेगा गुना 12। आधा का स्क्वायर करोगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 4। 1 बटा 4 हो गया और गुना में कितना है? 12 है। तो 4 से 12 कटेगा 3, तो कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलो अगले प्रश्न से पहले देखो ये तेजस क्लासेस और तेजस क्लासेस 1 दोनों टेलीग्राम, एक ही टेलीग्राम चैनल है। आप लोग यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो और डाउट क्वेश्चन भी आप लोग डालो, हम उसको एक दिन लेके आएंगे, उसका एक वीडियो लेके आ जाएंगे। बहुत लोगों को मेरे बारे में जानना था, मेरा डिटेल रहा। मैं फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं? तो अदरक के पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है? तो संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, लिथियम Na और सोडियम जैसे तत्व डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये क्या होता है? ये क्षारीय धातु समूह होते हैं जो ग्रुप 1 है, जो ग्रुप 1 के समूह होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किसके? ये सब क्षारीय धातु समूह के तत्व हैं।
अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग डैश से प्राप्त होने वाले अंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। किसके? तो ये पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। अगला प्रश्न है, संवेग p और द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? क्या होता है p इक्वल टू क्या होता है एम भी। हमको क्या पूछ रहा है? v इक्वल टू पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाई एम हो जाएगा। p बाई एम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसमें? गैसों में अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो संपीड़न और जो विरलन प्रतिक्रिया शामिल है वो है अनुदैर्ध्य तरंग में। अगला प्रश्न है, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम है। ये पानी से भी इसका डेंसिटी कम होता है सोडियम का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये किस में स्थित होती है? कान में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, कोकोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोकोलत जल प्रपात नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये शिवहर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पटना जिले की जनसंख्या बहुत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए जाने वाले विकास कार्यों में से किस देश ने $1,35,00,000 का सहयोग देने का संकल्प जताया है? तो यह है भारत ने। अगला प्रश्न है, देखो जो कल मॉक टेस्ट 25 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है, वियतनाम ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने ही हाल में जीता था? तो ये किसने जीता था? सौरभ वर्मा ने। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह मामला 7 जजों की बेंच को भेज दिया है? तो ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन बी सबरीमाला मंदिर, ऑप्शन सी तिरुपति बालाजी मंदिर, ऑप्शन डी कामाख्या मंदिर। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल विजिट करते रहिए।